तो क्या हालचाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ केमिस्ट्री की एक नई दुनिया के बारे में। हॉलीवुड मूवी आपने बहुत देखी होंगी, एंटमैन हो गई, एंटमैन वर्सेस वास्प हो गई, या बहुत सारी आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी होंगी, हाइजेनबर्ग वर्सेस आइंस्टाइन। मतलब कहीं ना कहीं आपने क्वांटम मैकेनिक्स की चीजों के बारे में डिस्कस किया ही होगा या सुना होगा, हॉलीवुड मूवी या कहीं ना कहीं सुना होगा। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम समझने वाले हैं कि यार देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर ही होता है, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन किसी को पता नहीं होती है। वो प्रोबेबिलिटी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट हो सकता है, एग्जैक्ट जगह नहीं बता पाते। जैसे अगर आपके घर में पता होता है कि यार ये घर में इस कमरे में प्रेजेंट है, ठीक है, इस चेयर पे बैठा हुआ है, इस डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ अभी, या ये लेटा हुआ है, टीवी देख रहा है, तो ऐसे आपके घर में एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन होता तो उसका जो एटम क्या है, घर हो गया उसका, तो होता तो घर के अंदर ही है, लेकिन घर में एक रीजन होता है कि यार वो उस कमरे के हॉल में वहां पे ऐसे हो सकता है, इस पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसके बारे में नहीं पता होती। एक प्रोबेबिलिटी बताई जाती है कि इस रीजन में हो सकता है, इतने सेंटीमीटर, इतना मतलब इस लोकेशन में हो सकता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच हो सकता है, बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच हो सकता है। ऐसा कुछ लोकेशन बताई जाती है, रीजन बताया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर लें कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहां पर प्रेजेंट है एटम के अंदर, तो पता है क्या होगा? हम जीते जी भगवान तक पहुंच सकते हैं। एक थ्योरी ऐसा कहती है, और मरने के बाद में तो पहुंचते ही हैं, लेकिन जीते जी पहुंच सकते हैं भगवान तक। हम भगवान की जो गॉड है उसकी लोकेशन तक पता कर सकते हैं, ऐसी थ्योरी कहती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम नई दुनिया के अंदर जाने वाले हैं, जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने आपको डिफरेंट मॉडल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बताए हैं, मैंने आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बताई है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एटम बम किसने बनाया? एटम बम आपको पता है, ओपेनहाइमर करके एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। इसकी जो इक्वेशन थी क्वांटम मैकेनिक्स की, वो सॉल्व करी थी रिचर्ड फेनमैन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो दूसरी तरफ जर्मनी, आपको पता है 1945 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मतलब 1939 से 1945 जर्मनी वर्सेस अपना अमेरिका वगैरह ये है ना, तो एलाइड फोर्सेस एक्सिस फोर्सेस के बीच में वॉर चल रहा था। तो इधर थे जर्मनी की साइड से कौन बम बना रहे, एटम बम बनाने की ट्राई कौन कर रहा था? हाइजेनबर्ग। और इधर से ओपेनहाइमर थे। तो ओपेनहाइमर ने बना लिया था, तो हाइजेनबर्ग, उन्हीं हाइजेनबर्ग की मैं बात करने जा रहा हूं जो एटम बम बनाना चाह रहे थे। ऑलमोस्ट उन्होंने बना लिया था, लेकिन एक कुछ हादसा वगैरह हो गया था, जिस वजह से पूरी इनकी जो लैब जहां पर एटम बम का काम चल रहा था वो खत्म हो गई एक तरीके से। तो उनका एटम बम बनाने का काम भी खत्म हो गया। फिर दोबारा से उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तब तक ओपेनहाइमर बना चुका था। तो हाइजेनबर्ग सर क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि एक टाइम पर आप किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम पता नहीं कर सकते। मतलब एक टाइम पे उसका मोमेंटम और जो पोजीशन है, अगर आप जैसे अगर पोजीशन पता करने निकले होगे, जैसे कि पार्टिकल है, ये पर्टिकुलर एक रीजन में जैसे कोई एक चक्कर लगा रहा, मान लीजिए पार्टिकल कहीं पे चक्कर लगा रहा है, तो इसका कुछ मोमेंटम होगा और इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी। लेकिन जब आप यहाँ पर पोजीशन, इसका टाइम एक पर्टिकुलर मान लीजिए टाइम है, जब इसकी आप मोमेंटम चेक करने जाओगे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब जब आप इसकी पोजीशन चेक करना चाहोगे, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है। इसी चीज को हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। मतलब जो पार्टिकल है वो अनसर्टेन है कहीं ना कहीं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, इसी चीज को अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। दोबारा समझो, अगर एक पार्टिकल है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करते हो, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे देखना चाहते हो कि इसकी मोमेंटम क्या है, पोजीशन क्या है। जब आप मोमेंटम चेक करोगे तब तक पोजीशन चेंज हो जाएगी, और जब आप पोजीशन चेक करोगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ऐसी कुछ कहानी होती है किसके बारे में? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में ये कहानी होती है। इसको कुछ एक इक्वेशन से अपन डिनोट करते हैं, जो इक्वेशन है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। और इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन एच क्रॉस अपॉन 2, जहां पर जो एच क्रॉस है दैट इज एच अपॉन 2 पाई के बराबर है। समझ में आया हमको? यहां पर डेल्टा एक्स क्या है? दिस इज चेंज इन द पोजीशन।
और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन द मोमेंटम। अरे पी यूज करते हैं ना, फिजिक्स में बहुत यूज करा होगा आपने, पी बराबर एम बी करके, बिल्कुल किया है। अपना मास इनटू वेलोसिटी, उसको अपन मोमेंटम कहते हैं, हिंदी में संवेग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये किसने कहा, हाइजेनबर्ग हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था। बट एक और चीज बताऊं इसके बारे में कि इसको आगे जाके एक आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट भी थे भाई, सब जानते हैं उनको। तो उन्होंने क्या करा, इसको मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, गलत साबित कर दिया। हाइजेनबर्ग वर्सेस अनसर्टेनिटी करके एक डॉक्यूमेंट्री है, वो कभी देखना, वहां पर आपको मजा आएगा। वो पहले काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने इसको एक तरह से गलत साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है। ये सब देखो, क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे बड़ी खास बात या सबसे बड़ी बुरी बात ये है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंटेशन दे ही नहीं सकते। इसमें एक्सपेरिमेंटली चीजें होती नहीं है, इसमें सिर्फ हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस होती। क्लासिकल मैकेनिक्स जैसा नहीं होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स जैसा क्या, जैसे न्यूटन के जितने भी लॉ हैं, क्या मैं उनको प्रूव कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर यहां पर चेयर पड़ी है, वो पड़ी की पड़ी रहेगी, जब तक मैं उसमें लात नहीं मारूंगा तब तक वो यहीं पे पड़ी रहेगी। कौन सा लॉ हो गया है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ऐसे न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि अगर मैं गन चलाता हूं तो फोर्स मेरे को एक अपोज में आएगा। तो ये सब सारी जो चीजें हैं वो उनको अपन प्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे एप्लीकेबल होती है। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भाई साहब हम आंखों से देख ही नहीं पा रहे, तो उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करने में बहुत ही कठिनाई होती है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत ही क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। यहां पर समझ में आया हमको? आई थिंक समझ में आ गया हो। ऐसे ही अगर बात करें कि टाइम और एनर्जी का भी एक होता है क्या, अनसर्टेनिटी, कि देखो वही सेम चीज है। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं जब एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूंगा पार्टिकल की, तो एनर्जी कुछ वैल्यू आएगी, डेफिनेटली पार्टिकल है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा। लेकिन जैसे मैं एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, टाइम चेंज हो जाएगा। और जब मैं टाइम चेंज करूंगा, टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे एनर्जी चेक कर रहा हूं तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ कहानी होती है किसके बारे में, और एक किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल h/4π। दूसरी तरफ अपने पास में क्या है, यहाँ पर फाई और दूसरा थीटा इज इक्वल और ग्रेटर फॉर एंगुलर मोमेंट या एंगुलर मोशन के लिए, ठीक है। ये चीज कहानी है, समझ में आ गई होगी अपन को। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपन मेनली इसको कहते हैं, पोजीशन और मोमेंटम के बारे में कहा जाता है कि पोजीशन चेक करोगे मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेक करोगे पोजीशन चेंज हो जाएगी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और एट अ पर्टिकुलर टाइम। उसको कहा जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब चीजों को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, जहां पर हम समझेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरफ। एक श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, एक इक्वेशन दी। अब थोड़ा सा मुझे आपको क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स होते हैं थोड़े बहुत उनके बारे में बताना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, देखो आपको इतना तो पता होगा, अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की प्लस पोटेंशियल एनर्जी की, और इनको अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो यहां पर क्या मिलती है, टोटल एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब इसको मैं T मान लेता हूं टोटल एनर्जी को, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, कहीं ना कहीं E मान लेता हूं काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, और इसको मैं V मान लेता हूं। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, क्या होती है, h²/8π² इंटू लैप्लेशियन ऑपरेटर प्लस V। अब होता क्या है, जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखो इसको, अभी के लिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिनोट कर दो। मैं आपको रिलेट करना चाह रहा हूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में जब अपन एक प्रॉपर्टी को, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंपली ऐसे कर देते हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता, उनको टोपी पहनाना पड़ता है। लाइफ में बहुत बार टोपी पहनानी पड़ती है, तो यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जो प्रॉपर्टी होती है उसको टोपी पहना देते हैं, कैप पहन के बैठ जाता भाई साहब, है ना। तो ये चीज होती है। अब क्या होता है, यहां पर ये जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है इसको H0 से रिप्रेजेंट कर, H कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो H कैप है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, अरे आगे कहानी है बेसिकली, h²/8π² लैप्लेशियन ऑपरेटर प्लस V नॉट। ये बी गैप क्या है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर ऑपरेटर क्या होता है। तो देखो ऑपरेटर एक, जैसे डिफरेंशिएशन की बात करते हैं हमेशा, देखो ऐसे लिखते हैं अपन d/dx
और यहाँ पर कुछ चीजें मान लीजिए 4x है। तो दो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको, वही चीज समझा रहा हूँ। ऑपरेटर क्या है, ये चीज है और एक ये चीज है। डिफरेंशिएशन करेंगे अपन इस चीज का, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन इस चीज का, है ना। तो जो ऑपरेटर होता है वो किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करता है और ऑपरेट करने के बाद में एक रिजल्ट आएगा। यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, कोई पर्टिकुलर अपन के पास में 4 आ गई वैल्यू, है ना, तो ये एक रिजल्ट आया। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। ऑपरेटर का काम क्या होता है, एक ऑपरेशन करता है, वो ऑपरेशन किसी फंक्शन का, ये फंक्शन हो गया, और फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद में एक वैल्यू मिलती है, उसको अपन क्या कहते थे, कुछ मतलब वैल्यू मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, या फिर अपन को फंक्शन के टर्म में कुछ वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन करने का काम करता है, ठीक है, उसको अपन ऑपरेटर कहते हैं। तो यहां पर क्या है अपने पास में, ये जो चीज है लैप्लासियन ऑपरेटर, इसकी वैल्यू जो है दैट इज डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहां से आती है उसका पूरा थीम बनाना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि वैसे बुक में डायरेक्टली दे रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझो चीजों को, इसी वजह से सारी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये वैल्यू है। अब समझो होता क्या है, ये होता क्या है, यहां पर एच साइन, ये साइन क्या है, कण कण में साइन, समझ लो पहले साइन क्या है, वेव फंक्शन है। अगर मैं एक एटम की बात करता हूं, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं। यहां पर अगर ये पहला सेल है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, और ये चीज समझो कण कण में साइन है, जहां पर पार्टिकल होगा, जहां पर कण होगा वहां पर साइन प्रेजेंट होगा। मतलब साइन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव में आएगी जहां पर पार्टिकल होगा, चांस ये चीज होती है, ठीक है। तो ये अपन इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर प्रेजेंट है, मान लीजिए इस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहां पर साइन पॉजिटिव होगा, और जहां पर पार्टिकल नहीं होता है वहां पर साइन या वेव फंक्शन 0 हो जाता है। साइन बेसिकली क्या है, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। भाई साहब क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही खतरनाक चीज होती है, समझने में बच्चों की हालत खराब हो जाती है। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना है अपन को। यहां पर एच साइन बराबर ई साइन। अब होता क्या है, देखो ये जो चीज है ये क्या है, एक ऑपरेटर है और ये फंक्शन है। तो इस ऑपरेटर ने इसको क्या किया, ऑपरेट किया, रिजल्टेंट एक वैल्यू आई, ई साइन यहां पर वैल्यू आई। अब एक चीज और होती है, जब कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन को ऑपरेट करता है तो वहां पर एक वैल्यू मिलती है। अगर सेम फंक्शन विद अ कांस्टेंट वैल्यू अपन को मिल जाए तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइगेन फंक्शन कहते हैं। क्या बोला मैंने, यहां पर फंक्शन है, यहां पर ऑपरेटर है, ऑपरेटर ने इसको ऑपरेट किया इस फंक्शन को, यहां पर सेम फंक्शन रिपीट हो गया, साइन दोबारा से आ गया ना, यहां पे साइन था यहां पर भी साइन है, तो सेम फंक्शन दोबारा से रिपीट हो गया विद अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं आइगेन वैल्यू। ये पूरी कहानी होती है क्वांटम मैकेनिक्स, जब हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर या फिर एमएससी वगैरह करते हैं, तो वहां पर ये चीज आती है। मैं वहां से आपको चीजें रिलेट करा रहा हूं, मतलब जो बेसिक एक देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती कैसे है, तो मैं वन स्टेप आपको पीछे लेके जा रहा हूं और वहां से चीजें शुरुआत कर रहा हूं, और फिर अपन यहां पे चीजें समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एच जो एच नॉट है वो क्या है, लिख लो जरा एक एक चीज को, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, या फिर अपन इसको बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर भी कह देते हैं, सॉरी अपना टोटल एनर्जी ऑपरेटर कह देते हैं। साई क्या है, साई इज बेसिकली वेव फंक्शन, साई क्या है, वेव फंक्शन है, और ई क्या है, एनर्जी है। ई तो अपन जानते हैं एनर्जी वैल्यू, जो कि आइगेन वैल्यू है कहीं ना कहीं एक तरीके की। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करा तो यहां पर क्या मिली, अब शुरुआत करते हैं एक एक चीज की। एच नोट की कुछ वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी अपने पास में, क्या वैल्यू आई थी भाई, क्या वैल्यू आई थी अपने पास में, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लैप्लासियन ऑपरेटर। आगे जाके मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है। उल्टा डेल्टा है कहीं ना कहीं, जैसे डेल्टा ऐसा होता है, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया तो ये लैप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर हो गया। लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर, उल्टा मतलब रिवर्स डेल्टा स्क्वायर को, प्लस वी, और इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन के साथ में, बराबर क्या आया, ई साइन, ठीक है। अब क्या करना है, इसको साइन को इधर मल्टीप्लाई करो और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या मिला, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लैप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर
साइन प्लस वी साइन इज इक्वल टू ई साइन, ठीक है। अब वी साइन को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा, ई साइन माइनस वी साइन, जो कि बराबर है इस चीज के। अब क्या कर सकता हूं, साइन मैंने कॉमन लिया, क्या बचा, एच स्क्वायर इधर की साइड 8 पाई स्क्वायर एम लैप्लासियन ऑपरेटर साइन, ये चीज बच गई। अब क्या करना है अपन को, यहां पर सिंपलीफाई, वही चीज मैंने यहां पर दोबारा लिखी है। अब क्या करना है, मुझे एक साइड में ओनली ये चीज चाहिए, मुझे ओनली ये चीज चाहिए। तो लैप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 8m नहीं आएगा, 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साइन। अब देखो जरा, हमने पहले ही चीज समझ ली है कि जो एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, जो एच स्क्वायर बराबर एच क्रॉस स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करके अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए और कुछ ऐसा लिखा रहे कि लैप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर बराबर 2m 2 पाई स्क्वायर m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साइन, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाता है, हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब देखो कैसे कैसे अपन इस चीज को लिख सकते हैं। एक तो अपने पास में क्या आया, लैप्लासियन स्क्वायर साइन बराबर 2m 2 पाई स्क्वायर m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साइन। एक तो ये हो गया। इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, जो हमारी बुक में दे रखा है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2m बार 2m नहीं 2 पाई स्क्वायर m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी। अब आपके दिमाग में आता है सर मुझे एच क्रॉस की फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे तो एच की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साइन। ये चीज होती है। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। कहने को तो ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, लेकिन अपन जनरली इस चीज को यूज करते हैं। ये क्या है, हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। सबसे पहली चीज, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज क्या करती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली एक एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताती है। क्या बोला था मैंने लेक्चर के स्टार्ट होने कि कभी भी ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाता कोई भी। आजकल कितने भी साइंटिस्ट ले लो भाई साहब, कोई भी मशीन लेके आ जाओ, एग्जैक्ट पोजीशन पार्टिकल की नहीं बता पाते। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन अपन बताने में सक्षम नहीं है। रेंज बता पाते हैं, और वो रेंज भी कैसे बता पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, या मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बराबर होती है किस चीज के P क्या है, प्रोबेबिलिटी है, इंटीग्रेशन A to B साइन स्टार साइन डी टाउ। यहां A to B क्या है, A to B जैसे अगर मैं एटम बनाता हूं, यहां पर एटम का ये न्यूक्लियस है, यहां पर क्या है, ये सेल है, दूसरा सेल है। मान लीजिए अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे एग्जैक्ट पोजीशन तो पता नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊंगा, यहां और यहां के बीच में A और ये B है, तो इस रेंज में कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यार, इस रेंज में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये एक्स एक्सिस में अपन देख रहे हैं तो उसको बोल देते हैं अपन 1D बॉक्स। अगर दो एक्सिस लग रहे हैं, मतलब अपने पास में दो एक्सिस है, कहीं ना कहीं एक्स भी है, वाई है, दो एक्सिस के अलॉन्ग अपन देख रहे हैं। अगर 2D की बात चल रही है तो 2D बॉक्स हो गया। अगर मैं 3 एक्सिस लगा रहा हूं, मतलब इस दिशा में भी, इस दिशा में और इस दिशा में 3 एक्सिस लग गए, तो उसको क्या बोलते हैं, 3D बॉक्स। तभी तो अपन जो इक्वेशन की बात करते हैं ये 3D वाली है। ये 3D बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अगर मैं 1D बॉक्स के लिए बात करूंगा वो कुछ अलग होगी। 1D बॉक्स के लिए कैसे होगी, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साइन। आगे समझ गए होंगे। अगर मैं 2D बॉक्स की बात करूंगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साइन। ये किसके लिए हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2D बॉक्स के लिए। दिस इज फॉर 1D बॉक्स, दिस इज फॉर 3D बॉक्स। और 2D बॉक्स के लिए, फॉर 2D बॉक्स, अरे बॉक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली एक रीजन की जब हम बात करते हैं उसमें 2 एक्सिस लग गए तो 1D हो गया, मतलब 2 एक्सिस लगे तो 2D हो गया, 1 लगे तो 1 हो गया, 3 लगे तो 3 हो गया।
बाकी जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, इस चीज को आपसे जनरली आपको तो केवल 3D बॉक्स दे रखा है, 3D एक्सिस 3 एक्सिस की बात चल रही है, तो आपको ये वाली इक्वेशन को लिखना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कंफ्यूज नहीं होना, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि डेप्थ क्या होती है भाई साहब। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको कहा जाता है। चलिए मैंने क्या बोला था, जब अपन एटम की बात करते हैं, ये जो रेंज है, ये रेंज की बात करते हैं कि इस रेंज में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, और उसको एक पर्टिकुलर एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करके अपन दिखा देते हैं। ठीक है, तो अगर ए टू बी की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, रेंज है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। साई क्या है, वेव फंक्शन है। और अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इस रेंज में ऐसा कहूं कि अगर यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ये पूरी जो वैल्यू को मैं सॉल्व करूंगा, अगर ये 1 के बराबर आ जाती है, किसके बराबर आ जाती है, 1 के बराबर, मतलब इस रेंज में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं, या इस रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर नहीं है इसका मतलब 0 आएगी, और साइन, क्योंकि बेसिकली साइन बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो रिजल्टेंट पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि चांसेस हैं या इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होगा, पार्टिकल अगर प्रेजेंट है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर आ जाती है। ये चीज होती है, तो हम प्रोबेबिलिटी बताने में सक्षम होते हैं। ये पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है भाई। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करती क्या है, पार्टिकल को फाइंड करने में हमारी मदद करती है। इसमें बेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने वाले नहीं है, बस एक आइडिया अपन को होना चाहिए। मैंने आपको डिफरेंट चीजों, एक स्टेप बिफोर मैंने आपको बता दिया है कि कहां से ये सारी चीजें आती हैं, ऑपरेटर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन क्या चीज है, सारी चीज समझ में आ गई होंगे आई थिंक अपन को। ठीक है, तो बाकी की जो चीजें हैं अपन आने वाले लेक्चर के अंदर समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।